दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और आपके पसंदीदा और आपकी डिमांड के अनुसार बिंदु के अनुसार आज मैं जो है आपको हिंदी भाषा से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वो लेकर आया हूँ। हिंदी भाषा से संबंधित क्योंकि बच्चों द्वारा कहा गया था कि सर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास करवा दीजिए, तो मैं आज न केवल हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास बल्कि राजभाषा और देवनागरी लिपि हिंदी व्याख्याता से संबंधित और आज का जो टॉपिक रहने वाला है मैं आपको बता दूं, चाहे आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता के लिए तो विशेष रूप से है ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और महत्वपूर्ण कितना होने वाला है, जब आप इसके प्रश्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ से करवाए गए हैं, इस पुस्तक से ही करवाए गए हैं। इस पुस्तक में आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, जो नहीं होंगे उसकी PDF उपलब्ध हो जाएगी। और आज जो टेस्ट करवाने जा रहा हूँ वो इसी प्रकार के टेस्ट जो है, इसी प्रकार के प्रश्नों के 150 वीडियो केवल 149 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएंगे, कम से कम 150 वीडियो, ठीक है ना। तो आप देखें उसके बाद लेना। ये तो मैंने थोड़ी सी सूचना दे दी है कि ये प्रश्नोत्तर जो है मैं कहाँ से करवाने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैंने तैयार किया है, एक अच्छा सा मैटर है और साथ साथ में व्याख्याएँ रहेंगी और करवाएंगे आपको। चलते हैं हिंदी भाषा से संबंधित। हाँ, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कि देखना है उन बेईमान लोगों के बाजुओं में कितना दम है जो अक्सर पेपर लीक करवा देते हैं, जिन पर विश्वास करके हम लोग बैठे हैं, ठीक है ना, कि वो अच्छा सा पेपर बनवाएंगे और वही पेपर लीक कर देते हैं। तो ऐसे बेईमान लोगों से हमें जीतना है, हम हार नहीं मान सकते। हम देखते हैं कि उनका ताकत जो है वो कहाँ तक है और हमारी ताकत कहाँ तक है। सिलेक्शन हम करवा कर रहेंगे, चाहे किसी प्रकार की विपरीत ये जो होती है ना, इनसे हार नहीं माननी चाहिए। बहुत से विद्यार्थी मैं देखता हूँ कि जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि क्या सिलेक्शन होगा, बार बार जो है ये इस प्रकार से पेपर लीक हो जाते हैं, क्या करें आप बताओ, किस तरह से कैसे सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना भी नहीं होता है कि आप सिलेक्शन न करवा सके, आज तक होता गया है, होगा भी। ऐसी परिस्थितियां हमेशा रही है, ये चेंजिंग होता रहता है इन परिस्थितियों में। कभी ज़माना था कि किसी एक ही वर्ग विशेष को ही जो सभी अधिकार प्राप्त होते थे, और वर्तमान में ये हो गया है कि किसी तरह से पेपर लीक करके जो बेरोजगार है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो उच्च पदों पर आसीन है, वो कहीं न कहीं लोगों को अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन लोगों को, बेरोजगारों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगार जो होता है ना, वो सबसे दृढ़ निश्चय जो होता है, सबसे शक्तिशाली जो होता है ना, वो बेरोजगारी होता है। बेरोजगारी की आग के सामने कोई नहीं टिक सकता, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। तो आप अपनी उस आग को भड़काइए, उसको जिंदा रखिए, आपको हरा कोई नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने कहा है कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप हार नहीं मान लेते। तो सबसे पहले तो आपने हार नहीं माननी है किसी भी स्थिति में। तो हिंदी भाषा की हम बात करते हैं, तो हिंदी ये क्या था? ईरानी भाषा का शब्द है, या हम फारसी भाषा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी जो है, अब ये कैसे था कि सिंधु जो नदी थी, उसके सिंधु नदी के, ठीक है ना, जो पश्चिम में रहने वाले लोग थे वो पूर्व में रहने वाले लोगों को, पश्चिम में रहने वाले लोग जो थे वो पूर्व में रहने वाले लोगों को सिंधु कहकर बुलाते थे, ठीक है ना। वो कहते तो सिंधु थे, वो कौन थे? ईरानी थे, फारसी लोग थे। ईरानी और फारसी में क्या होता है, संस्कृत का जो श होता है, संस्कृत का जो श होता है वो है में हो जाता है। आज ही आप बाड़मेर क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ स को है बोला जाता है, ठीक है ना, स को है बोला जाता है। तो वो कहते तो ये थे कि सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, पूर्वी जो क्षेत्र है वो क्या है, सिंध है। लेकिन वो सिंध कहते तो सिंध थे, लेकिन उनके मुंह से क्या निकलता था? हिंद, ठीक है ना, उनके मुंह से हिंद निकल जाता था, ठीक है ना। और
वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वो प्रयोग क्या करते थे, सिंधु, लेकिन उनके मुँह से निकलता था हिंदू, ठीक है ना, उनके मुँह से हिंदू निकलता था। और उनकी बोली जाने वाली बोली के लिए वो प्रयोग तो करते थे सिंधी, लेकिन उनके मुँह से निकलता था हिंदी। तो इस प्रकार से ये क्या है कि हिंदी का विकास हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे संस्कृत ग्रंथ है उनमें हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये विदेशी शब्द है हिंदी, जो ईरानी भाषा का शब्द है, ये हमें ध्यान रखना है। और भाषा की बात करें तो हमारे जो साहित्य रहे हैं, प्राचीन साहित्य रहे हैं, उसमें भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कबीरदास जी की हम बात करें तो वो कहते हैं कि संस्कृत जो है कूप है और भाखा बहता नीर, ठीक है ना। तो संस्कृत जो है वो कूप के समान, एक कुएं के समान है, लेकिन भाषा जो है वो बहता नीर है, ठीक है ना। इसी तरह से तुलसीदास जी भी भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं, और केशवदास जी भी भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि जाके कुल के दासा, ठीक है ना। तो भाषा, इस तरह से वो शब्द का प्रयोग करते हैं, इस दोहे का प्रयोग करते हैं, वो भी भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सभी ने क्या है कि पहले जो भाषा शब्द का ही प्रयोग किया गया है, हिंदी शब्द का प्रयोग ईरानी भाषा का शब्द है ये, और हिंदी भाषा का प्रयोग इस प्रकार से हुआ है। और जो हम विकास पढ़ेंगे वो हिंदी का विकास मान लो और चाहे भाषा का विकास मान लो, क्योंकि प्रारंभिक क्षेत्र में हम पढ़ेंगे वो अलग चीज़, संस्कृत पढ़ेंगे, और फिर हम आधुनिक काल के अंदर हम जिस भाषा को पढ़ते हैं उसको हमने नाम उसका हिंदी रख दिया गया है। तो वो कैसे है कि सबसे पहले हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा को तीन भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन, ठीक है ना, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन जो आर्य भाषा है उसमें 2 भाषाएं थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो मध्यकालीन थी उसमें 3 थी, प्राकृत, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत। जो प्रथम प्राकृत है वो पाली थी, द्वितीय प्राकृत जो थी वो थी वास्तविक प्राकृत, और जो तृतीय प्राकृत थी वो थी अपभ्रंश, अर्थात पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। विकास की हम बात करें तो सबसे पहले फिर आधुनिक भाषा आ जाती है, अपभ्रंश के 7 रूप या 5 रूप आ जाते हैं, किसी ने 7 माने, किसी ने 5 माने, और उन्हीं से फिर आगे हिंदी का विकास, वर्तमान हिंदी का विकास हो जाता है। वर्तमान हिंदी के अंदर जो है 5 उपबोलियाँ हैं, ठीक है, उपभाषाएं कह सकते हैं, और 17 या 18 बोलियाँ हैं। कुछ लोग 17 बताते हैं, कुछ 18 बताते हैं, ठीक है ना। तो कितनी है, 5 जो उपभाषाएं हैं और 17 जो है बोलियां मानी जाती है वर्तमान हिंदी के अंदर। और विकास जो माने तो वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी आ जाता है, ठीक है ना। चलो चलते हैं प्रश्नोत्तर। ये थोड़ी सी व्याख्या थी, इसको विस्तार से भी करवा दिया जाएगा, क्योंकि विस्तार से उस तरफ क्या है, अपने कृष्ण काव्य चल रहा है, तो एक तरफ मैं सोच रहा हूँ कि आपको प्रश्नोत्तर करवाते जाऊँ, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल है, तो कौन सा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 700 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, तो कौन सा है? उत्तर है ए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है उसका काल जो माना जाता है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी से पहले पहले ही प्राचीन भारतीय आर्य भाषा चली जाती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की हम बात करते हैं तो इसमें 2 भाषाएं आती हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की हम बात करते हैं तो इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आ जाती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है, हम जब भाषा के उद्भव पढ़ते हैं, उसका विकास पढ़ते हैं, तो हम उसको 3 भागों में बांटते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसका काल है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर आता है मध्य भारतीय आर्य भाषा, इसका आता है 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा का काल है 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की हम बात करते हैं तो 1000 ईस्वी से लेके वर्तमान काल तक। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में बता चुका हूं, इसमें 2 आ जाती है,
एक सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत, और दूसरी आती है लौकिक संस्कृत। समझ गए। अब हम बात करते हैं मध्य भारतीय आर्य भाषा। तो इसके अंदर आ जाती है, एक नंबर पर है प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, अलग अलग नाम दिए हुए लोगों के, तृतीय प्राकृत ऐसे भी कहा जाता है इसको, और वैसे हम कहें तो इसे पाली प्राकृत और अपभ्रंश। वास्तविक प्राकृत जो द्वितीय प्राकृत है यही मानी जाती है। हम जानते हैं कि पाली के अंदर पूरा का पूरा बौद्ध साहित्य जो है पूरा का पूरा हमें पाली में ही मिलता है। कौन सा साहित्य? बौद्ध साहित्य। और जो प्राकृत है इसके अंदर जैन साहित्य है। संपूर्ण जैन साहित्य जो है वो प्राकृत में ही हमें मिलता है। बाद में अपभ्रंश के अंदर हिंदी से संबंधित जो रचनाएं हैं उसको भी हम अपभ्रंश में ही मान लेते हैं। अपभ्रंश के अंदर जो बहुत सारी रचनाएं हमें मिलती है, विद्यापति आदि ने जो लिखी है। और बाकी जैसे अपभ्रंश के अंदर जो ये जैन साहित्य जो आधे से अधिक लिखा गया है, आधे से अधिक जैन साहित्य भी अपभ्रंश में ही आता है। वैदिक संस्कृत वह लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत किस काल की भाषा है? तो बता चुका हूं मैं किस काल की भाषा है। वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत किस काल की भाषा है? तो यह है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। किस काल की भाषा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। संकुल मार्गदर्शन के नाम से गूगल पर अपना जो प्ले स्टोर है वो क्या, गूगल प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। संकुल मार्गदर्शन के ये लिखा ना इसी नाम से है। वहाँ पर मैं ये सारी की सारी ये PDF है। लगभग कितने प्रश्न है ये आज मैं जो करवाने जा रहा हूँ, ये है लगभग ये है 46 और 4, 50, 60 प्रश्न रहेंगे व्याख्या सहित। तो ये 60 के प्रश्न जो है आपको इनकी PDF जो है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। वहाँ पर भाषा का सही विकास क्रम है। भाषा का सही विकास क्रम कौन सा है? तो भाषा के सही विकास क्रम की हम बात करते हैं तो ए, बै, से और द कौन सा है देख सकते हैं आप। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी। तो कौन सा रहेगा? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सबसे पहले आता है वैदिक संस्कृत, फिर आता है लौकिक संस्कृत, फिर आता है पाली, फिर आता है प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो उत्तर है हमारा बी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। वैदिक संस्कृत का काल कौन सा माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। अब देखो बड़ी आसानी से अगर इस तरह का ऑप्शन बन जाता है, ये मैंने तो बनाया है, अगर इस तरह से बन जाता है तो बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। कैसे? क्योंकि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों किस में आते हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में। किस में आते हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तो ये क्या रहेगा? वैदिक संस्कृत का काल 1500 ईस्वी से शुरू होगा। अब आगे 1500 और कोई शुरू नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उत्तर रहेगा द, 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक।
विशेष 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक उत्तरा है। वैदिक संस्कृत लगभग 1500 वर्ष पुरानी है। वैदिक संस्कृत जो है वो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग वैदिक संहिताओं के लिए, आरण्यक ग्रंथों के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए और उपनिषदों के लिए किया गया था। वैदिक संस्कृत का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, वैदिक संस्कृत भाषा जो है उसका प्रयोग वैदिक संहिताओं में, आरण्यक ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में और उपनिषदों में मिलता है। वैदिक संस्कृत का कोई एक रूप नहीं है। ध्यान लगा लेना, वैदिक संस्कृत का कोई एक रूप नहीं है। ये वैदिक संहिताओं में अलग प्रकार की मिलेगी, आरण्यक ग्रंथों में अलग प्रकार की मिलेगी, ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, सभी में अलग अलग प्रकार की मिल सकती है जो वैदिक संस्कृत है। तो इसका कोई एक रूप नहीं है। लौकिक संस्कृत का काल है, लौकिक संस्कृत का काल है। तो देखिए लौकिक संस्कृत का काल कौन सा रहेगा, ठीक है ना। लौकिक संस्कृत का काल है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, या 700 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तो क्या रहेगा लौकिक संस्कृत का काल। तो लौकिक संस्कृत का काल हम आसानी से देख सकते हैं। वैदिक संस्कृत का काल कहाँ से था, 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 800 ईस्वी तक। तो लौकिक संस्कृत कहाँ से शुरू होगी, 800 से। 800 किस में है, इसमें है। तो उत्तर रहेगा ये 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। याद रख लेना आप, 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल कौन सा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है ना। इसका काल कौन सा था, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। और इसको कितने भागों में बांटा गया, दो में। एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का क्या था, 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। और लौकिक का क्या रहेगा, ओ सॉरी 800 नहीं है, ये 500 है। 1500 ईस्वी पूर्व से, अच्छा ठीक 800 ही रहेगा, 800 ईस्वी पूर्व। और ये रहेगा 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व और लौकिक संस्कृत 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। पाणिनि ने इस भाषा को व्याकरणबद्ध कर अष्टाध्यायी की रचना की थी। लौकिक संस्कृत जो है उसको किसने किया था, पाणिनि ने इस भाषा को व्याकरणबद्ध कर अष्टाध्यायी की रचना की थी, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की व्याकरणिक विशेषताएं हैं। वैदिक संस्कृत की व्याकरणिक विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी है वैदिक संस्कृत की व्याकरणिक विशेषताएं, असंगत कथन देखना है हमें। वैदिक भाषा में 3 लिंग थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। कारक विभक्तियों की संख्या 8 थी। वैदिक संस्कृत का मानकीकरण नहीं हुआ था। वैदिक संस्कृत में समास की संख्या 8 थी। वैदिक भाषा में 3 लिंग थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ये तो बिल्कुल सही है। कारक विभक्तियों की संख्या 8 थी, ये भी सही है। वैदिक संस्कृत का मानकीकरण नहीं हुआ था, बिल्कुल सही है, वैदिक संस्कृत का मानकीकरण नहीं हुआ था। वैदिक संस्कृत में समास की संख्या 8 थी, ये नहीं था शायद, ये संख्या 4 थी, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बिल्कुल है। वैदिक संस्कृत में केवल 4 समास थे। वैदिक संस्कृत जो थी उसमें केवल 4 समास थे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। और वर्तमान में कितने समास है, वर्तमान में 6 समास है। एक अव्ययभावी समास और एक द्विगु समास।
वर्तमान में कितने हैं? 6 समास माने जाते हैं, एक अव्ययी भाव समास और एक द्विगु समास। 4 आपके सामने है। वैसे आज भी कुछ किताबों के अंदर 4 ही माने जाते हैं, बाद में आगे इनके उपभेद कर दिए जाते हैं, ये ध्यान रख लेना आप। लेकिन वर्तमान में वैसे 6 ही है। कुछ लोग ऐसे 4 कह रहे थे, बीच में एक बार चला था कार्यक्रम। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं, अब किसकी बात चल रही है? मध्यकालीन। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 3 कालों में बांटा गया। सभी को प्रश्न इस तरह से बनाए गए हैं कि आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप चाहे प्रश्नोत्तरी करेंगे ना, तो भी आपको पूरी व्याख्या जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि भाषा जो है उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब हमने सबसे पहले जो व्याख्या की है वो किसकी की है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की विस्तार से व्याख्या कर दी। फिर आएगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की विस्तार से व्याख्या। अभी इसके विभाजन आएंगे, फिर इनका सब कुछ A to Z, और फिर आएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। फिर अपभ्रंश के बारे में, फिर बोलियों के बारे में, फिर उनके क्षेत्र के बारे में, और जो क्षेत्र वगैरह है वो सारे ट्रिक के माध्यम से करवाए जाएंगे, आप देखते जाना। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना? कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, हो सकता आगे क्वेश्चन ही आ जाए। अच्छा, ये बता रखा है, कोई बात नहीं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 वर्गों में बांटा गया है। बता चुका हूं पहले आपको। प्रथम प्राकृत या पाली भाषा, द्वितीय प्राकृत या प्राकृत भाषा, तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश भाषा। जो प्रथम प्राकृत है ये पाली है, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी। बहुत ही आसान है। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। मतलब सभी को 500-500 में बांटा गया, आसानी से याद कर लोगे। सभी को 500-500 में बांटा गया, आसानी से याद कर लोगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल आपने याद करना है। क्या है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की काल की बात करें तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 800 ईस्वी पूर्व तक। 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व, गलत क्यों निकल जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक है। अब ये कहां से शुरू होगी? 500 से। तो 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी। ठीक है ना? इस तरह से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार फिर से बता दूं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक जो 2 भागों में थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की बात करें तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 800 ईस्वी पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत की बात करें तो 800 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? पाली 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1 ईस्वी, प्राकृत 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक, और 1000 से लेके आगे तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आ जाएगी। 1000 ईस्वी से हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास मानते हैं, या हिंदी का विकास मान सकते हैं, जिसे प्राकृत भी कहते हैं, अवट भी कहते हैं। कि उस समय अपभ्रंश भी चल रही थी और हिंदी भी आ रही थी, तो कुछ लोग उसको हिंदी मानने लगे थे, वहाँ से कुछ लोग अपभ्रंश मान रहे थे। पाली भाषा से संबंधित, पाली भाषा से संबंधित असंगत कथन है। पाली के व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियां हैं। कच्चायन ही है क्या? ठीक है जी, कच्चायन ही है। पाली के व्याकरण कच्चायन के अनुसार, कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियां थी। ठीक है ना? कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियां थी, बिल्कुल सही है। मोगलान के अनुसार पाली में 43 ध्वनियां थी, और मोगलान के अनुसार कितनी थी? 43 ध्वनियां थी, बिल्कुल सही है। ग्रियर्सन ने पाली को, याद रख लेना, यह महत्वपूर्ण है। अपने को क्या देखना है? असंगत देखना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। ग्रियर्सन ने पाली को मागधी कहा है। क्या कहा है? ग्रियर्सन ने पाली को मागधी कहा है। बताइए क्या कहा है?
लिख के बताइए, कहा है या नहीं कहा है, ठीक है ना। ग्रियर्सन ने पाली को मागधी कहा है। ग्रियर्सन ने पाली को मागधी कहा है। क्या कहा है, बताइए, कहा है क्या? कहा है, ठीक है ना। क्या है? कहा है, ये भी सही है। विधुशेखर भट्टाचार्य पाली शब्द की व्युत्पत्ति प्राकृत से मानते हैं। विधुशेखर भट्टाचार्य कौन आते हैं? विधुशेखर भट्टाचार्य पाली शब्द की उत्पत्ति, पाली शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानते हैं? प्राकृत से नहीं, प्राकृत से नहीं मानते, वो किससे मानते हैं? पंक्ति से मानते हैं। अतः हमें याद रखना है कि पाली शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, पाली शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो पंक्ति शब्द से हुई थी। पाली शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो पंक्ति शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई थी। किससे? पंक्ति शब्द से। और फिर उसके बाद याद रखना है कि किसके अनुसार? विधुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार, विधुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार। कच्चायन, मोगलान और प्रमुख रूप से ग्रियर्सन ने पाली को मागधी कहा है, ये आपने याद रखना है। विधुशेखर भट्टाचार्य पाली शब्द की व्युत्पत्ति पंक्ति से मानते हैं। उनका मानना है कि पंक्ति से क्या बना? पंक्ति से पंक्ति, और पंक्ति से पत्ती, और पत्ती से पट्ठी, और पट्ठी से पल्ली, और पल्ली से पाली। इस प्रकार पाली भाषा का विकास हुआ। पंक्ति से पंक्ति, पंक्ति से पत्ती, पत्ती से पट्ठी, पट्ठी से पल्ली, पल्ली से पाली। याद रख लेना। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? 5, 6, 17, 7, 8, 12, 17, 18, भाग 2, 7। तो भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधित, भारतीय संविधान जो है उसके किस भाग में, भारतीय संविधान भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? तो राजभाषा के बारे में जिस भाग में हमें लिखा हुआ मिलता है संविधान के, वो कौन सा भाग है? तो वो है भाग 5, 6 और 17। भाग 5, 6 और 17 में हमें राजभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भाग 5, 6 और 17 में हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अच्छे से मैं और करवा देता हूं। भाग 5, 6, 17 राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। राजभाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है वो भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। 26 जनवरी 1950 को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। हिंदी को 26 जनवरी 1950 को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। भारतीय संविधान के 3 भागों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, 5, 6 और 17। भारतीय संविधान के 3 भागों में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, वो कौन से भाग है? 5, 6 और 17। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में क्या है? भाग 5 के अनुच्छेद 120 में, भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उल्लेख है। याद रख लेना, भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उल्लेख है। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में, भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य की विधानसभाओं की भाषा संबंधी निर्देश है। भाग 6 में अनुच्छेद 210, 120 का ही उल्टा सुल्टा आ जाएगा 210। राज्य की विधानसभाओं की भाषा संबंधी निर्देश है। और भाग 17 के 4 अध्यायों में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 के 4 अध्यायों में, भाग 17 के 4 अध्यायों में राजभाषा संबंधी उपबंध है। प्रथम अध्याय, भाग 17 के 4 अध्यायों में राजभाषा संबंधी है। जो प्रथम अध्याय है उसमें अनुच्छेद 343 और 344 है। जो द्वितीय अध्याय है उसमें अनुच्छेद 345, 46 और 47 है।
तृतीय जो अध्याय है उसमें 348 और 349 है। चतुर्थ अध्याय है उसमें अनुच्छेद 350 और 351 है। हिंदी भाषा की बात करें तो राजभाषा की बात करें तो किस किस में है, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद की बात करें तो इसका जो उल्लेख है 343 से लेके और 51 तक है। 300 राजभाषा संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक इन अनुच्छेदों में राजभाषा से संबंधित विवरण है। और ये जो अनुच्छेद है ये किस में है, भाग 17 के 4 अध्यायों में। भाग 17 के 4 अध्यायों में पहले अध्याय में क्या है 343 से 44 तक है, 2 अनुच्छेद है। द्वितीय अध्याय में 45, 46, 47 है। तृतीय अध्याय में 48 और 49। चतुर्थ अध्याय में 350 और 51। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो ये ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ एक फोल्डर है निशुल्क नोट्स, ठीक है ना, फ्री नोट्स नाम से भी हो सकता है या निशुल्क नोट्स नाम से एक होगा, उसमें मैं आज ही अपलोड करवा दूंगा। तो आप वहाँ इनको पढ़ सकते हैं, एक रीडिंग मार सकते हैं। और उसके अलावा अगर पीडीएफ चाहते हैं कि आप इसका प्रिंट निकलवा कर पढ़ें तो 63 771 24 802 पर मैसेज कर देना। और अभी इस नंबर पर भी, अभी जो आप देख रहे हो कमेंट बॉक्स में भी आप अपना नंबर लिख देना, ठीक है ना। नंबर तो मत लिख देना, बस आप इतना लिख देना कि भेज देना जी, ठीक है ना, तो हम भेज देंगे 63 771 24 802, ठीक है ना, इस नंबर पर। और चाहते हैं तो एक बार लिखना जरूर कि हमें भेज देना भैया, ठीक है। असंगत कथन का चयन कीजिए, असंगत कथन का चयन कीजिए। हिंदी सलाहकार समिति का गठन 1950-51। हिंदी सलाहकार समिति का गठन 1950-51। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली का गठन 1961 ईस्वी। कब हुआ था देख लेते हैं, ठीक है जी, बाकी सभी सही है। प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो गोविंद वल्लभ पंत नहीं थे, वो बाल गंगाधर तिलक थे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो है गोविंद वल्लभ पंत नहीं थे, वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। बाकी हिंदी सलाहकार समिति का गठन कब हुआ था 1950-51 में। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था 7 जून 1955 में। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली का गठन कब हुआ था 1961 ईस्वी में। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर देना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, व्याख्या सहित मिलेगी, पूरी की पूरी व्याख्या उसमें की गई है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्छ बाल गंगाधर तिलक थे। हिंदी सलाहकार समिति का गठन, हिंदी सलाहकार समिति का गठन कब हुआ था 1950-51 में। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी 25 जून 1975 में। राजभाषा विभाग की स्थापना 25 जून 1975 में। राजभाषा आयोग 7 जून 1955, अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर। राजभाषा आयोग 7 जून 1955, अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर। संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति 1957, अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत। याद रख लेना, संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति 1957, अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत। राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम संशोधन 1967, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम संशोधन 1967, राजभाषा अधिनियम 1976। केंद्रीय हिंदी निदेशालय गठन, इसने जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है इसने क्या किया था 1966 में जगत समाचार पत्र निकाला था। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1966 में जगत समाचार पत्र निकाला था। 1961 में भाषा नाम से त्रैमासिक पत्रिका निकाली थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1966 ईस्वी में जगत समाचार पत्र निकाला था। 1961 ईस्वी में भाषा नाम से त्रैमासिक पत्रिका निकाली थी।
वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली का गठन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 1971 ईस्वी। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1 मार्च 1971 ईस्वी। असंगत का चयन कीजिए, असंगत का चयन कीजिए, असंगत का चयन कीजिए, असंगत का चयन कीजिए। देखते हैं असंगत का चयन। ओकार बहुला ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि किसका चयन करना है? असंगत का चयन करना है। ओकार बहुला ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी, आकार बहुला कौरवी हरियाणवी, उदासीन आकार बहुला अवधी, इकार बहुला बघेली। तो उत्तर है द। बघेली जो है वो इकार बहुला नहीं है, आपने इसको काट देना है। बाकी ओकार बहुला कौन कौन सी है आपने याद रखना है कि ओकार बहुला कौन कौन सी है? ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी है। आकार बहुला कौन सी है? कौरवी और हरियाणवी है। उदासीन आकार बहुला कौन सी है? अवधी है। ये याद रख लेना है। अब देख सकते हैं आपने ओकार बहुला कौन कौन सी है। ओकार बहुला की बात करें तो ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली और मालवी। ठीक है। अब इसकी हम बात करें तो ब्रजभाषा आ गई, ओकार बहुला, फिर बुंदेली, जो पश्चिमी हिंदी है उसमें कौन कौन सी आती है? 5 आती है। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। तो ब्रज और बुंदेली 2 हो गई, पश्चिमी हिंदी से है ये दोनों। राजस्थानी से बात करें तो मारवाड़ी और मालवी, ये राजस्थानी से हो गई 2। ठीक है ना। अच्छा, कन्नौजी भी होगी क्या? 3 हो गई, पश्चिमी हिंदी से 3 होगी। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली और बांगरू 2 रहेगी, बांगरू ये आ गई। खड़ी बोली कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले सबसे अधिक किसको पढ़ते हैं? पश्चिमी हिंदी को। पश्चिमी हिंदी उपभाषा को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा, इसके अंतर्गत हम किस किस को पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं नाम खड़ी बोली का, फिर हम नाम लेते हैं खड़ी बोली ब्रज, फिर हम नाम लेते हैं बांगरू, फिर हम लेते हैं खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, बुंदेली। इसी तरह से याद रखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा है। ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी जो क्या है? उपभाषा है। हिंदी को जो है 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। तो उसमें पहली जो उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी है। पहली उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां। कौन सी? खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, बुंदेली। खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, बुंदेली। तो इसमें से ब्रज, बांगरू और कन्नौजी, ये जो 3 है ये क्या है? ओकार बहुला है। याद रख लेना। और बुंदेली और जो खड़ी बोली है ये दोनों आकार बहुला है। खड़ी बोली और बुंदेली जो है ये दोनों आकार बहुला है। खड़ी बांगरू को ही हरियाणवी कहते हैं और खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। उसके अलावा दक्षिणी है। उदासीन आकार बहुला, तो ये है अवधी और बघेली। उदासीन आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला, अवधी और बघेली। इकार बहुला भोजपुरी, इकार बहुला भोजपुरी। इकार बहुला कौन सी है? भोजपुरी है। तो वहां कौन सी पूछी थी? बघेली। तो बघेली कौन सी है? उदासीन आकार बहुला। याद रख लेना। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो पीडीएफ ले सकते हैं। संबंध सूचक प्रसर्गों कारकों के आधार पर अपना वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था?
किसके आधार पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, संबंध सूचक प्रसर्गों कारकों, संबंध सूचक प्रसर्गों और कारकों के आधार पर अपना वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। संबंध सूचक प्रसर्गों और कारकों के आधार पर किसने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, श्री सीताराम चतुर्वेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन और हरदेव बारी। किसने किया था बताइए, किसने किया था? श्री सीताराम चतुर्वेदी ने। किसने किया था? श्री सीताराम चतुर्वेदी ने। किसने किया था? श्री सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक प्रसर्गों कारकों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की हम बात करते हैं तो भोलानाथ तिवारी ने क्या किया था? क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। क्षेत्रीय आधार पर तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार किया था, बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा, इस आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां मानी है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां मानी है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की हम बात करते हैं तो इन्होंने 7 मानी है पश्चिमी हिंदी में। किसमें? पश्चिमी हिंदी में। हम लोग कितनी मानते हैं? प्रमाणिक रूप से हम कितनी पढ़ते हैं? तो हम 5 ही पढ़ते हैं। कौन कौन सी? बता चुका हूं, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 7 मानी है। वो 2 कौन सी है? उन 2 को अभी बाहर निकाल लेते हैं। वो 2 है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कुल 19 बोलियां मानी है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी में 7 बोलियां मानी है। वैसे हम कुल कितनी मानते हैं? 17 बोलियां मानते हैं या 18 मानते हैं। इन्होंने 19 मानी है। 19 मानी है तो जो 2 एक्स्ट्रा है वो यही है। कौन सी है? कौरवी, बिल्कुल सही है, जिसे खड़ी बोली कहते हैं। इन्होंने नाम कौरवी दिया है। हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, ये हो गई 5। ये जो 2 है वो ये रही, ताजुज़बेक और निमाड़ी। ताजुज़बेक और निमाड़ी, ताजुज़बेक और निमाड़ी, ये जो 2 है ये अलग है। बाकी 5 वही है, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली। कौरवी को खड़ी बोली कहा जाता है, हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये है 2 अलग। किसने मानी है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कुल कितनी मानी है? 19 बोलियां मानी है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कुल कितनी बोलियां मानी है? 19 बोलियां मानी है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी में कुल 19 मानी है और पश्चिमी हिंदी में 7 बोलियां इन्होंने मानी है। देवनागरी लिपि में अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? देवनागरी लिपि में अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बच्चे को याद होना चाहिए कि अनुस्वार का प्रयोग किसने किया था। जैसे हम हिंदी लिखते हैं ना, तो हिंदी हमने कैसे लिखना था? ही, न और दी, ये बीच में आधे न का प्रयोग करना होता था। लेकिन श्याम सुंदर दास जी ने कहा था कि इसकी जगह किसका प्रयोग होना चाहिए? अनुस्वार का प्रयोग। तो हिंदी इस तरह से लिखा जाना चाहिए। और हम भी कहते हैं, ज़्यादातर विद्वान ये कहते हैं कि हिंदी बिना बिंदी के सुंदर नहीं लगती है, तो इसमें बिंदी ही लगनी चाहिए। ठीक है? तो काका कौन थे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। उत्तर क्या रहेगा हमारा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। किसने किया था अनुस्वार का प्रयोग? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ये देखिए और व्याख्या आ गई है अच्छे से। ठीक है ना? आनंद ले सकते हैं व्याख्याओं का। इसी प्रकार की PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक ज़रूर कर दें। और इसके बाद इसी प्रकार की भाषा से संबंधित आज मैं कोशिश करूंगा कि 1 में निपटा दूं, लेकिन ज़्यादा बड़ी क्लास होती नज़र आई तो 2 होगी। और इसी से संबंधित अभी मेरे पास कुछ प्रश्न और बाकी हैं। मैं लगभग आपको कम से कम 100 प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ। इसके 100 नहीं, ज़्यादा ही हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में 100 प्रश्न तो अभी बुक में और बाकी पड़े हैं। ठीक है ना? तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। लगभग 100 प्रश्न पड़े होंगे बुक में, देख लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं। अपनी ही बुक है और हमने ही देखनी है तो कोई समस्या है नहीं। बुक में अभी तक अपने पास
देवनागरी लिपि के भी प्रश्न पड़े हैं 30-35, 25% राजभाषा के और पड़े हैं हमारे पास, और हिंदी भाषा के लगभग 79, 80, 20, 100, 5, 125 क्वेश्चन अभी तक हमारे पास और पड़े हैं। और इसके अलावा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन जो पड़े हैं वो पड़े हैं, इसके अलावा जो है कम से कम जो 60 ये है और 40 क्वेश्चन और बनाऊंगा, तो लगभग 160 क्वेश्चन, लगभग आपको 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर 200 क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो कमेंट में लिख देना। और उसके बाद जैसे ही अरस्तु, जल्दी अरस्तु आ जाएगा, चिंता मत करें, अरस्तु भी करवा दिए जाएंगे प्रश्नोत्तर, लोंजाइनस करवा दिया है, अरस्तु भी करवा दिया जाएगा अच्छे से। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, देवनागरी लिपि में सुधार के सुझाव, ठीक है, उसका उत्तर था महादेव गोविंद रानाडे ने। ये सारे सुधार आ जाएंगे शॉर्टकट में, लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, शॉर्टकट है एक प्रकार का। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महादेव गोविंद रानाडे, ये क्या है, देवनागरी लिपि में जो सुधार किए गए हैं उनका शॉर्टकट है। देवनागरी लिपि में जो सुधार किए गए हैं उनका शॉर्टकट है, बड़ी आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। क्या है ये, देवनागरी लिपि में जो सुधार किए गए हैं वो है शॉर्टकट। देखते हैं क्या है कि महादेव गोविंद रानाडे, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, ठीक है ना, महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र साहित्य परिषद के अनुसार देवनागरी लिपि में सुधार के अनेक सुझाव दिए थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में तिलक फोंट बनाया था, जिसमें 190 टाइप थे। किसने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में तिलक फोंट बनाया था, जिसमें 190 टाइप थे। काका कालेलकर ने 1935 में ए की बारखड़ी का सुझाव दिया था, जिसे गांधी जी व विनोबा भावे ने स्वीकार किया था। श्याम सुंदर दास ने अनुस्वार का प्रयोग किया था। गोरख प्रसाद ने सभी मात्राएं आगे दाहिनी ओर लगाने का सुझाव दिया था, कि मात्राएं बाद में होनी चाहिए, सभी आगे। श्रीनिवास दास ने सभी महाप्राण ध्वनियां हटा दी जाए, श्रीनिवास दास ने कहा था सभी महाप्राण ध्वनियां हटा दी जाए। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने रोमन लिपि अपनाने का सुझाव दिया था। देखते हैं दोबारा एक बार फिर से बता दूं, महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र साहित्य परिषद के माध्यम से अनेक सुझाव दिए थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1904 ईस्वी में तिलक फोंट के बनाया था, 1904 ईस्वी में तिलक फोंट बनाया था, जिसमें 190 टाइप थी। क्या था, तिलक फोंट बनाया था जिसमें 190 टाइप थी। काका कालेलकर ने 1935 ईस्वी में ए की बारखड़ी का सुझाव दिया था, कि जैसे ए, आ, फिर ई आता है, फिर ई आता है, फिर ऊ आता है, फिर ऊ आता है, तो ये कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए ही होना चाहिए। ए के ही, जैसे ए है उसके बाद आ हो गया, और ए के ही ई की मात्रा हो गई, और ए के ही बड़ी ई की मात्रा हो गई, ए के ही छोटे ऊ की मात्रा हुई, ए के ही बड़े ऊ की मात्रा हुई, ए के ही ए की मात्रा हो गई, ए के ही औ की मात्रा हो गई, आई की मात्रा हो गई। इस तरह से मात्राएं ए के ही लगाई जानी चाहिए। ऐसा सुझाव किसने दिया था, काका कालेलकर ने दिया था, और गांधी जी और विनोबा भावे ने इसे सहर्ष स्वीकार किया था। गांधी जी ने और विनोबा भावे ने इसे सहर्ष स्वीकार किया था। श्याम सुंदर दास की बात करते हैं तो इन्होंने अनुस्वार के प्रयोग का कहा था। इसके बारे में बता चुका हूं कि अनुस्वार लगाया जाना चाहिए, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। गोरख प्रसाद जो थे, इन्होंने सभी मात्राएं आगे दाहिनी ओर लिखने का सुझाव दिया था। सभी मात्राएं आगे दाहिनी ओर, इनका कहने का मतलब यह है कि की मात्रा भी आगे आनी चाहिए और बड़ी की मात्रा भी औसा। इनका मतलब यह था कि कै और ई ऐसे लिखा जाना चाहिए, कै और बड़ी ई ऐसे, इस तरीके से मात्रा आगे पूरी की पूरी लगनी चाहिए। जैसे कै ऊ की मात्रा लगानी है तो छोटा, और बड़े की मात्रा लगानी है तो बड़ा ऊ, ऐसे मात्राएं लगनी चाहिए, ठीक है। श्रीनिवास दास सभी महाप्राण ध्वनि हटा दीजिए। श्रीनिवास दास ने कहा था, ये कोई मेरी तरह था, ठीक है मतलब बड़े विद्वान थे कोई, कहते सभी महाप्राण ध्वनि हटा दिए जाए, जो महाप्राण ध्वनि है वो सारी की सारी हटा दी
जाए। जैसे मैं भी बचपन में सोचता था, बचपन में क्या मतलब शुरुआत में से सोचते थे कि बड़ी मात्रा छोटी मात्रा का क्या मतलब है, क्योंकि हम तो जहाँ पढ़े थे वो कोई ज़्यादा कोई उच्चारण पर बल दिया ही नहीं जाता था, पढ़ लिए इतना ही बहुत है, स्कूल चले गए इतना ही बहुत है, कभी कभार चले गए इतना ही बहुत था, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये था कि मात्राएँ की मात्रा, कू की मात्रा कुलदीप लिखता था तो मैं सोचता था कि कू की मात्रा इधर लगाने से उधर लगाने से क्या फ़र्क हो जाता है, इधर लगा दो चाहे उधर लगा दो, बार बार ऐसे ही पता नहीं किसने दो मात्राएं लगा दी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी रोमन लिपि अपनाने का सुझाव दिया था। इन्होंने रोमन लिपि अपनाने का सुझाव दिया था। जैसे हम एक लिखते हैं तो इसकी मतलब जैसे हम एक ऐसे लिखते हैं, ये हिंदी है, इसके अंदर हम एक लिखते हैं, ठीक है ना, उसी तरह से उन्होंने ये वाला अपनाने का सुझाव दिया था कि एक जो रोमन लिपि वाला है वो सुझाव दिया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन 5 अक्टूबर 1941 को, हिंदी साहित्य सम्मेलन के सुझाव कौन कौन से थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के सुझाव की बात करें तो 5 अक्टूबर 1941 को सुझाव दिए थे, मात्राओं, अनुस्वार व रेफ को ऊपर नीचे ना लिखकर आगे लिखा जाए। मात्राओं को, अनुस्वार को व रेफ को ऊपर नीचे ना लिखकर आगे लिखा जाए, ये सुझाव भी तकड़ा ही था। किसने दिया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 5 अक्टूबर 1941 को। ई की मात्रा भी ई की तरह बाद में लिखी जाए, ई की मात्रा भी ई की तरह बाद में लिखी जाए। जैसे कि हम ई की मात्रा इस तरह से लगाते हैं और बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, तो इन्होंने कहा था कि दोनों ही बाद में ही लिखी जाए। जो संयुक्ताक्षर है उनमें आधे को आधा व पूरे को पूरा लिखे जाए। जैसे प्रेम है तो प्रेम को इन्होंने बताया जैसे प्रेम लिखा गया है, ए की बारखड़ी के प्रयोग का कहा था। और प्रेम को कैसा लिखा जाए? जैसे प्रेम हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या होता है? पै और रे में, ये ऐसे सही है, तो उन्होंने कहा था कि इसको ऐसे ही लिखा जाए, ये वाली नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है कि वैसे भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं इसमें क्या है, रे आधा है, इसमें रे आधा नहीं है, इसमें पै आधा है, रे पूरा है, तो इसको प्रेम लिखा जाना चाहिए। पै आधा, रे पूरा और मैं इस तरह से लिखा जाना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। और ये वाली जो बातें हैं ये छंद में बड़े काम आते हैं मात्राएं लगाने के। वहां पर अगर इनके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सा आधा है कौन सा पूरा है, तो समस्या क्रिएट हो जाती है। आचार्य नरेंद्र देव ने क्या सुझाव दिया था? आचार्य नरेंद्र देव ने सुझाव दिया था 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में 1947 ईस्वी में क्या सुझाव दिया था? ए की बारखड़ी ब्राह्मक है। इन्होंने कहा था कि ए की बारखड़ी ब्राह्मक है, लय को वर्णमाला में स्थान दिया जाना चाहिए, लय को वर्णमाला में स्थान दिया जाना चाहिए। ख को मिलाकर लिखा जाना चाहिए। जैसे हम रे और वै को अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लिखेंगे ख को तो सामने वाले को लगेगा रव लिखा है, ठीक है ना, तो उसकी जगह क्या है, इसको मिलाकर लिखा जाए। इस तरह से वर्तमान में ऐसा ही है। और अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, इन्होंने भी कहा था, आचार्य नरेंद्र देव ने भी कहा था कि अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। और वास्तव में अनुस्वार का प्रयोग करने वाले कौन से थे? श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। संख्या 15 क्या है? हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का रूप था। किसका? हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का रूप था। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का रूप था। वार्षिक, दैनिक, मासिक या साप्ताहिक? तो साप्ताहिक। क्या था? साप्ताहिक। कौन सा था? साप्ताहिक। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि दैनिक जो था वो समाचार सुधा वर्षन था, दैनिक जो था वो समाचार सुधा वर्षन था। उदंत मार्तंड का जो संपादन है वो किसने किया था? पंडित जुगल किशोर ने। पंडित जुगल किशोर ने इसका संपादन किया था। कहां से प्रकाशित होता था? यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कहां से? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। उदंत मार्तंड कलकत्ता से, ठीक है ना। कलकत्ता से ही भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। कलकत्ता से ही भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था बंगाल गजट नाम से, जो अंग्रेजी भाषा में था, यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, यह हिंदी का समाचार पत्र है। बंगाल गजट जो है, ठीक है ना, अगस्टस हिकी नाम से किया था। आगे है व्याख्या, देख लेते हैं उसको भी। बंगाल गजट वो अंग्रेजी में था। प्रारंभ 30 मई 1826 में। उदंत मार्तंड का प्रारंभ कब से हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी को। संपादक कौन थे इसके? पंडित जुगल किशोर शुक्ल।
कौन थे संपादक? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। स्थान कहाँ से प्रकाशित होता था ये? कलकत्ता से। और क्या था? साप्ताहिक था। भारत में पत्रकारिता के जनक कौन माने जाते हैं? जेम्स ऑगस्टस हिकी। भारत में पत्रकारिता के जनक जेम्स ऑगस्टस हिकी को माना जाता है। उन्होंने बंगाल गजट नाम से 1780 ईस्वी में कलकत्ता से निकाला था, जो अंग्रेजी में था। यह भारत का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। बंगाल गजट 1780 ईस्वी जो कलकत्ता से निकलता था, मूलतः अंग्रेजी में था, ध्यान रख लेना। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो किसकी नहीं है? सामने पड़ा है आसानी से, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की राजभाषा हिंदी नहीं है। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है अपभ्रंश का पहला कवि? स्वयंभू को। किसको माना जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है। पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है? पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है? तो पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से जितना भी साहित्य लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया है, याद रख लेना। पाणिनि द्वारा रचित रचना है। पाणिनि द्वारा रचित रचना है, कौन सी है पाणिनि द्वारा रचित? अष्टाध्यायी। कौन सी है? अष्टाध्यायी, जिसे लौकिक संस्कृत का व्याकरण भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत का व्याकरण भी कहा जाता है अष्टाध्यायी की पाणिनि। राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? ब्रजभाषा, अवधी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी या खड़ी बोली? तो किसके? राजा लक्ष्मण सिंह। कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी के। किसके? संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? बताइए। हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? वो ईरानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ईरानी भाषा का शब्द है। आज ज़्यादा व्याख्या होने की वजह से क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो आज 30 ही प्रश्न करवा पाएंगे, ज़्यादा लंबी क्लास आप देखते तो हो नहीं। कन्नौजी बोली से संबंधित संगत कथन है। कन्नौजी बोली से संबंधित संगत कथन है। कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है? बताइए। इटावा में, फर्रुखाबाद में, हरदोई में, पीलीभीत में, उपयुक्त सभी। कन्नौजी बोली जो है वो कहाँ बोली जाती है? कन्नौजी बोली जो है वो कहाँ बोली जाती है? कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है? कन्फ्यूजिंग ना हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अच्छा, उपयुक्त सभी जगह कन्नौजी बोली बोली जाती है, ध्यान रख लेना। कन्नौजी जो है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई और पीलीभीत सभी जगह जो है कन्नौजी बोली बोली जाती है। इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई और पीलीभीत। इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई और पीलीभीत। ये अपनी पुस्तक है, यहीं से प्रश्नोत्तर लिए गए हैं। ठीक है, जो प्रश्न इसमें से नहीं है वो आपको नए बनाए गए हैं, उसकी आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। जिसने किताब ली है वो व्हाट्सअप करे, उनको पीडीएफ भेज दी जाएगी। 63 771 24 802। इस पर इसी प्रकार के जिस प्रकार के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। आप देख कर खरीदें इस पुस्तक को। व्याख्याता के लिए 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और उसके अलावा इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर की टेस्ट सीरीज भी, जिसमें वीडियो टेस्ट होंगे। 100 व्याख्याता के लिए 150 वीडियो केवल 149 रुपये में। व्याख्याता के टेस्ट सीरीज के 150 वीडियो केवल 149 रुपये में। वरिष्ठ अध्यापक के ऐसे ही 150 वीडियो केवल 149 रुपये में। और ये जो वीडियो है ऐसे वैसे वीडियो नहीं होंगे, पूरा पाठ्यक्रम कवर करवाने का प्रयास किया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक वाले तो अभी खरीद ले, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अभी इसके अंदर लगभग 90 वीडियो होंगे, हो सकता है 100 भी वीडियो हो, लेकिन मैं ये 150 नहीं, मैं इनकी संख्या 200 से अधिक करवा दूंगा, और बहुत ही शानदार। वैसे व्याख्याता वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि व्याख्याता वालों के भी मैं अच्छे करवाने वाला हूँ। परीक्षा जून में है, मतलब जुलाई में जागो कि जून में नहीं हो पाएगी, जुलाई में होगी। और जुलाई में अपने पास अभी 2 महीने बाकी हैं, और 2 महीने में अच्छे भले मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि आगे हमारी छुट्टियों का
आने वाला है सिस्टम। पीछे तो छुट्टियां नहीं होती तो समय थोड़ा नहीं निकल पाता है। आगे अभी 1.5 महीने की छुट्टियां हैं, तो इसके अंदर अपने हमारे यहाँ इधर गंगानगर में बोलते हैं बट निकालना, तो बट निकाल देंगे, ठीक है ना। ये जरूर खरीदे चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। नगेंद्र के 50 वीडियो और शुक्ल के 50 वीडियो 149 रुपये में। बांगरू बोली पीछे कौन सी पढ़कर गए थे? कन्नौजी। कन्नौजी किसकी है? कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। किसकी? पश्चिमी हिंदी की। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी में पहले ही बता चुका हूं कौन कौन सी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी है। बांगरू बोली से संबंधित संगत कथन है। बांगरू मतलब बांगरू बोली से संबंधित संगत कथन है। असंगत नहीं देखना, संगत देखना, याद रख लेना। संगत कथन है। पहला क्या है? इसका रूप ब्रजभाषा की तरह ओकारांत न होकर आकारांत है। इसका रूप ब्रजभाषा की तरह ओकारांत न होकर आकारांत है। ओकारांत और आकारांत, ओकार बहुला और आकार बहुला, ओकार बहुला और आकार बहुला। तो ओकार बहुला की बात करें तो 3 बोलियां थी, ठीक है ना। अपने जो बोलियां आपने देखी थी, एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं मैं। अपने कौन कौन सी देखी थी? खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, पश्चिम हिंदी में ये 5 बोलियां देखी थी। ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। बांगरू बोली से संबंधित संगत कथन है। इसका रूप ब्रजभाषा की तरह। ब्रजभाषा कौन सी थी? आकारांत थी। ब्रजभाषा आकारांत थी। उसके अलावा कौन कौन सी थी? बुंदेली और कन्नौजी। गलत ना हो, मैं देख लेता हूं 1 सेकेंड। बिल्कुल सही है, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये थी आकार बहुलू, आकारांत या आकार बहुला। और ओकारांत की बात करें तो ओकारांत के अंतर ब्रजभाषा थी और बांगरू थी। ये 2 ओकारांत में आ जाती है, याद रह जाएगा ना। ये 2 ओकारांत में आ जाती है। इसे हरियाणवी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। रोहतक के आसपास इसे जाटू भी कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। रोहतक के आसपास इसे जाटू भी कहते हैं। अतः उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। इंदौर उज्जैन में बोली जाने वाली बोली है। इंदौर उज्जैन में बोली जाने वाली बोली है। इंदौर उज्जैन में कौन सी बोली जाती है? तो मालवी, याद रख लेना, मालवी। यह राजस्थानी की उपबोली है। राजस्थानी में प्रमुख रूप से 4 मानी जाती है: मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी और ढूंढाड़ी। ये 4 प्रमुख रूप से, जयपुरी भी बोलते हैं जिसे, 4 मानी जाती है प्रमुख रूप से। 500 ईस्वी पूर्व किस लिपि का विकास हुआ था? 500 ईस्वी पूर्व किस लिपि का विकास हुआ था? 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व किस लिपि का विकास हुआ था? तो ब्राह्मी लिपि का। 500 ईस्वी पूर्व किस लिपि का विकास हुआ था? ब्राह्मी लिपि का। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? बताइए कौन सी है राम प्रसाद निरंजनी की रचना? तो राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी है? पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी है? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी है? 5। कितनी है पश्चिमी हिंदी की बोलियां? 5 है। वैसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 7 मानी है। भोलानाथ तिवारी ने कितनी मानी है? 7 मानी है।
हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड कहां से निकलता था? हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड कहां से निकलता था? तो बता ही चुका हूं कहां से निकलता था, कलकत्ता से निकलता था। कब प्रारंभ हुआ था? 1826 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1826 में। कौन थे संपादक? पंडित जुगल किशोर। किस प्रकार का था? साप्ताहिक था। किस प्रकार का था? साप्ताहिक था। कहां से निकलता था? कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता से। उत्तर है ब, कलकत्ता। हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी पत्रकारिता के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हिंदी पत्रकारिता के प्रवर्तक माने जाते हैं पंडित जुगल किशोर। हिंदी पत्रकारिता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो पंडित जुगल किशोर माने जाते हैं। और भारत में पत्रकारिता के जनक कौन माने जाते हैं? अगस्टस हिकी। भारत में पत्रकारिता के, ये हिंदी पत्रकारिता के जनक है। ठीक है ना। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली को माना जाता है? मानक हिंदी का मूल आधार, मानक हिंदी जो है उसका मूल आधार कौन सी बोली है? कौन सी बोली है? हम अच्छे से जानते हैं, हिंदी हम कहते हैं, वास्तव में वो क्या है? खड़ी बोली है। क्या है? मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली को माना जाता है? खड़ी बोली को। क्लास ज़्यादा लंबी होगी, आज 30 क्वेश्चन करवा पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा आप देखते नहीं हो, मैं नहीं हूँ जिम्मेवार, आप भी इसके लिए बराबर जिम्मेवार हो, नहीं तो मैं सारे के सारे एक ही क्लास में करवा दूँ। ठीक है, तो दूसरी क्लास में, बाकी सारे दूसरी क्लास में हम देखने वाले हैं। और जो हिंदी की बोलियां वगैरह है उसको आगे की जो क्लास रहेगी उसमें मैं किसके माध्यम से करवाऊंगा? ट्रिक के माध्यम से। तो अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।